स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? जो स्केलेटन सिस्टम है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कंकाल, है ना, कंकाल तंत्र। सुना होगा आप लोगों ने, है ना, मूवी में बहुत दिखाते हैं, कंकाल दिखाते हैं। जब भी डराना हो तो साइड में हड्डी से हिला देंगे उसको, ऐसे देखे होंगे सीन, है ना। तो वो क्या होता है, हमारा पूरी हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको कहते हैं कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। जब हम एक ऑर्गेन सिस्टम की बात करते हैं ना, जब हम ये कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम, क्या एक लिए हड्डियां हमारी एक दूसरे खड़ा कर देंगे पूरी बॉडी को, है ना, उनको ज्वाइंट करने के लिए भी चाहिए, उनके ऊपर मसल्स भी होंगे। तो स्केलेटन सिस्टम में 4 पार्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। 4 कौन कौन से हैं वो नोट कर सकते हैं आप। जो 4 इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो बोन्स होंगे, ऑब्वियस है ना। स्केलेटन सिस्टम के अंदर बोन है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बोन के ऊपर ही खड़ा है। उसके बाद क्या है, मसल्स हैं, मसल्स के बाद टेंडन्स एंड, है ना, सुना होगा। इसमें जो सेल्स के बारे में हमने टिश्यू पढ़े थे तो उस टाइम पे बताया था कि टेंडन्स क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या हैं, याद है ना। टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बोन्स, मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये बनाते हैं हमारा स्केलेटन सिस्टम का पार्ट। जो पूरा कंकाल तंत्र होता है इनसे बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन सबसे पहले जो नॉर्मल आता है, सिंपल क्वेश्चन आया, कितनी हड्डियां होती, सबको पता है ना, कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और बच्चों में आती हैं 300 हड्डियां होती हैं बच्चों में। कहीं पर 305 भी मिलेगा, मेरे को कहीं जगह 305 मिलता है, लेकिन ऑप्शन में डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। 300 305 दोनों लगभग बराबर, ठीक है। टेंडन्स याद होगा आप लोगों को, टेंडन्स किस लिए यूज होता था हमारा, याद है भाई। टेंडन्स का मैंने वैसे बताया था, BMT, बोन्स से, जो ये बोन्स हैं और मसल्स हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम, बोन्स से मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन्स करते हैं। टेंडन्स मतलब धागे की तरह होते हैं ना, वो जोड़ के रखेंगे। हड्डियां तो होगी, हड्डियों को मसल से कौन जोड़ेगा, है ना। जो मसल्स होती है, मांसपेशियां, जो मांसपेशी होती है, मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन्स। और लिगामेंट्स किसको जोड़ता है ना। इसको याद करने का बताया था, BBL या बबली, बबली से याद कर लो, बबली, है ना, BBL। तो बोन्स से बोन्स, अब हड्डियां, एक हड्डी दूसरी हड्डी, 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियां अलग अलग है, क्या इनको जोड़ना है या नहीं जोड़ना, है ना। सारी हड्डियां अगर जोड़नी है तो उनके लिए बीच में क्या होंगे, लिगामेंट से हम हड्डियों को जोड़ेंगे, याद रहेगा। अगर मसल्स पूछ ले कितनी है हमारे शरीर में, अगर ये पूछ ले मांसपेशियां कितनी है भाई, ठीक है, तो ये आपको इसका काउंट दिखेगा 639। ये भी ध्यान रखना, हमारे शरीर में टोटल मसल्स का काउंट या मांसपेशियों का काउंट कितना है, 639 से। बोन्स कितनी हैं, 206, बच्चों में 300। टेंडन्स क्या करेंगे, BMT से याद रखना, ये याद रखना एक चीज़ है ना, BMT हमेशा याद रखना, BMT। बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करते हैं टेंडन्स, और बोन से बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। जो हड्डियां होती हैं, फिर ये पूछ सकते हैं किस चीज़ की बनी है, आप सबको पता होगा ना। जो बोन्स होती है हमारी किसकी होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। या ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं, सीधा सीधा, बस इतना ही है ना। CA किसका सिंबल होता है, कैल्शियम का, और P किसका है, फॉस्फोरस का, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये हड्डियों के लिए भी वैलिड है। और ये अगर दांत पूछ लें, दांत किस चीज़ के बने हुए हैं, तो वो भी किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के ही बने होते हैं, याद रहेगा। इसके बाद आपने ये वैसे जो नीचे दे रखा है, इसके बारे में जब हम चैप्टर कर रहे थे ब्लड वाला, इन दोनों के बारे में सुना होगा, रेड बोन मैरो और वाइट बोन मैरो, सुना है। ये हड्डी के अंदर का खोखला भाग होता है जहाँ से बेसिकली RBC WBC प्लेटलेट्स बनते हैं। जब हम ब्लड सेल्स कर रहे थे उन्होंने कहा था RBC कहाँ बनती हैं, याद है ना, मरती कहाँ पे है, ये याद है। स्प्लीन को क्या कहते हैं हम, इसका ग्रेवयार्ड कहते हैं, कब्रिस्तान, किसका, RBC का। और RBC हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हैं या सबसे छोटी हैं, RBC हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी सेल्स होती हैं। क्यों होती है सबसे छोटी, क्योंकि
क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, जो न्यूक्लियस है ये मिसिंग होता है ना आरबीसी के अंदर, तो इनका साइज क्या होता है आरबीसी का, बहुत छोटा होता है। शरीर में सबसे छोटी कौन सी हैं, आरबीसी हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल्स हैं। और सबसे लंबी कौन सी थी भाई, सबसे लंबी थी नर्व सेल, है ना, जो न्यूरॉन सिस्टम में यूज होती है वो होती है नर्व सेल, जो सबसे लेंथ में ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये ओवरऑल साइज में सबसे छोटी हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ से बनती हैं, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, पढ़ा होगा आपने, है ना, लाल अस्थि, है ना, हड्डी का ही हो गया अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, हड्डी के अंदर का ही भाग होता है। मैंने दिखाया भी था, अगर जो क्लास में थे, एक पूरा पूरा हड्डी के अंदर खोल के दिखा रखी थी, उसके अंदर से क्या बनती है हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सारी इन्हीं से बनती हैं, हड्डियों से ही, याद रहेगा। तो इनका यही था। इसके बाद ये आता जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो पूरा हड्डियों का जो ढांचा खड़ा है, ये दो पार्ट है इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक है इसका एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर, ठीक है। ये जस्ट नोट कर लें, एक स्केलेटन सिस्टम लिख लें, उसके दो पार्ट लिख लें बस ऐसे करके, एक होता है एक्सियल, दूसरा हो जाएगा अपेंडिकुलर, ठीक है। नोट्स जरूर हो, पेन चलता रहे, पेन अपना चाहे रफ बनाओ कैसे भी बनाओ, लेकिन आपका पेन चलता रहना चाहिए जब जब भी नोट करने के लिए कहें। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के जो कंकाल तंत्र है उसके दो पार्ट हैं, हिंदी में इसे कहेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांग अस्थि कंकाल तंत्र, हो जाएगा। अब आगे का नोट बाद में करना, एक बार देख लो ये होता कैसे, जस्ट इसमें देखेंगे पिक्चर से क्लियर होगा। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये एक्सियल है, ये वाला जो पूरा पूरा जो ऐसे इस लंबाई में दिख रहा है आपको, पूरा पूरा यहाँ सिर से लेकर पीछे जो रीढ़ की हड्डी तक है, दिख रहा है, रीढ़ की हड्डी से लेकर ऊपर पूरा पूरा जो ये वाला फेस वाला है पूरा का पूरा किस में आता है, एक्सियल में। किस में आता है भाई, और जो रिब्स हैं, जो मैं हम कल या परसों बात कर रहे हैं रिब्स की, याद है, रिब्स याद है भाई, जब हमने एक बार कहा था कि रिब्स होती हैं 24 होती हैं, 12 पेयर होते हैं, टोटल कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं। टोटल रिब्स की जो हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं, 24। तो ये होता है वो जो पसलियां कहते हैं, पसलियां टूट जाएंगे, जो मुक्का मारते हैं पसली टूट जाती हैं, तो वो पसली ये होती हैं, ये वाली हड्डियाँ। तो ये टोटल हड्डियाँ कितनी हैं रिब्स, इनको इंग्लिश में बोल रहे हैं रिब्स, हिंदी में भी पता नहीं क्या है, क्या कहते हैं, क्या, पसलियाँ, ठीक है, हिंदी में पसलियाँ ही हैं, या वक्स वाला होता है इसका, वक्स कुछ बोलते हैं इसको। तो ये टोटल कितनी है हमारी, 24, याद रहेगा। रिब्स की कितनी हड्डियां हैं, 24। अगर पेयर पूछे तो कितने हैं, 12 है। और इनको जोड़ने वाली हड्डी भी बताई देगी, याद हो तो, जो हड्डी जुड़ के यहाँ पे आगे जुड़ जाती है ना सारी, ऐसे गोल आई, गोल आगे, एक बीच में जो हड्डी नहीं है जोड़ने वाली दिख रही है, ये इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको आगे देखेंगे, आगे देखो भी गए। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट है हमारा, एक्सियल स्केलेटन। जो बाकी बच गए कौन सा होगा, अपेंडिकुलर। बाकी जो बच गया क्या है, इसका मतलब जो हाथ है, हमारे पैरों की हड्डियाँ, ये सारे किसका पार्ट हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का है। और ये पूरा पूरा यहाँ से फेस से लेकर हेड से लेकर नीचे जहाँ तक रीढ़ की हड्डी आती है, सारा क्या है, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ से जो दिख रखा है, ये एग्जाम्पल ही आपको वैसे भी क्लियर होगा अभी, यहाँ पे जो इसके पार्ट दे रखे हैं, तो यहाँ से दिख रहा होगा एक्सियल में कौन कौन आएंगे, स्कल आएगा, स्कल मतलब यही वाला है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपाल, है ना। तो स्कल आ जाएगा जिसमें हमारा ब्रेन होता है, वो वाला। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम अगर आपको याद हो, पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। और स्टेनम मैंने बताया था, जो हड्डी जो बीच में जोड़ती है ना, रिब्स की हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करती है, ये दिख रहा है पीछे भाई, या क्लियर नहीं है। जो रिब्स में कितनी हड्डियां हैं, 24, पेयर कितने हैं, 12। इनको जोड़ने का काम कौन कर रही है, स्टर्नम हड्डी, है ना। स्टर्नम हड्डी होती है जो रिब्स की सारी 24 के 24 पेयर को इकट्ठा जोड़ के रखती है फ्रंट पे। फिर है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में भी आप नोट कर लो, इसमें एक तो गर्डल्स हैं, एक तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है गर्डल, और दूसरा है इसका लिम्स। लिम्स जो वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हाथ और पैर के लिए,
लिम्स जो वर्ड होता है किसके लिए यूज करते हैं हम? हाथ और पैर के लिए हम लिम्स वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सियल के आगे जस्ट ये ऐसे कर करके स्कल, इसके आगे लिख लो, वर्टिब्रल कॉलम कर लो, स्टर्नम, रिब्स। रिब्स का काउंट करना हो तो आगे 24 लिख लो, ब्रैकेट में 12 पेयर हैं, है ना। स्टर्नम इनको कनेक्ट करने का काम करती है, सारे रिब्स को कनेक्ट करने का काम यहाँ पे। और ये कौन सी है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम पता लग गया भाई क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है, जो पीछे वाले जो नीचे देखा था, पीछे पूरे नीचे तक गई हुई है, वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम की तरह है, जैसे कॉलम नहीं लगाते थे घरों में, कॉलम खड़ा नहीं करते, कितने कॉलम पे बिल्डिंग खड़ी है, सुने नहीं? कॉलम जो पिलर खड़े करते हैं, तो एक तरह से पिलर की तरह इसी पे तो खड़े हैं, यही रोक के रखी है हमें रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आती है तो आदमी पड़ ही जाता है, फिर बेड पे ही पड़ जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम और फिर क्या है? स्कल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट दिखा रखा है, ये पूरा पूरा स्केलेटन सिस्टम है जिसमें केवल हड्डियां दिखा रखी हैं, है ना। ऐसे ऐसे आते हैं कार्टून, देखें भाई मूवी में जब दिखाते हो तो ऐसे ऐसे हिलने लग जाएंगे, हाथ पैर हिला देंगे। हो सकता है रात को हमारे आगे भी आ जाए तो हम भी डरेंगे वैसे तो, कि नहीं भाई एकदम आ जाए चलता हुआ ऐसे और खड़ा हो जाए आगे। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा पूरा। तो ये देखो ये पार्ट है, ये कौन सा हमारा? ये कौन सा है भाई? ये एक्सियल। और बाकी जो बच गया अपेंडिकुलर। अब इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो ये आता है, ये वाली हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ना। जो थाई वाली हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम है फीमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्केलेटन सिस्टम में कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो कौन सी है? फीमर। इसके अलावा पैर की दोनों नीचे वाली हड्डियां भी याद रखना है, पैर की हड्डियों पे क्वेश्चन आते हैं। एक है फिब्यूला, एक है टिबिया, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं लेग की इनमें से 4 हड्डियां देते हैं, बताइए पैर की हड्डी कौन सी है? तो आपको फीमर का पता लग गया ये पैर में है। इसके अलावा कौन कौन सी है? फिब्यूला और टिबिया। तो तीनों हड्डियां पैर की हैं, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। याद रहेगा। सबसे छोटी कौन सी है ना, ये भी याद रखना। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिड। और कहाँ पे है ये कान की हड्डी है, ईयर के अंदर होती है। और कान में कितनी हड्डियाँ होती है टोटल? टोटल होते हैं 3 + 3, है ना। टोटल कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 6। 3 + 3, एक कान में कितनी होती हैं? 3। दोनों कान में कितनी हो जाएंगी? 6। लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? ये याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेपिड सबसे छोटी हड्डी है, फीमर सबसे बड़ी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और स्कल में मैंने बताया था, जो स्कल होता है ये वाला होता है, जो कपाल होता है, कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। ओवरऑल चेहरे पे पूछे जो फेस वाला है तो कितनी है? 14 है। और लेकिन पूरे हेड पे पूछे तो 22 है, ये ध्यान रखना, है ना। फेस पे पूछे 14 हैं, इसमें पूरा पूरा जो कपाल है, जो स्कल है, उसे पूछे कितनी है? 8 हैं। पूरा हेड की पूछे तो 22 हैं। रिब्स में कितनी हैं? 24 हैं। जोड़ने का काम कौन कर रही है? स्टर्नम, है ना। जोड़ने का काम कौन कर रही है? स्टर्नम। हाँ, हेड में कितने? तो कितनी हो जाएंगी? 28 होंगी। 14 नहीं, फिर ये इसी में तो हैं 14 जो हैं, ये 14 उसी का तो पार्ट हैं। वैसे मैंने एक जगह जो फेस में पुटे हैं, जो हेड में एक जगह जो मैंने पढ़ा था वहाँ पे 29 भी थे, है ना। टोटल मैंने 29 भी पढ़ी थी, जो फेस वाले जैसे बता रहे हैं ना, एक जगह मैंने पढ़ी थी टोटल 29 होती हैं, 28 की बजाय भी, है ना। तो ये नोट कर लो, 29 नोट कर लो भाई। जो हेड होता है उसमें कितनी हैं? 29 हैं। फिर है हमारा इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, जो एक ये देख के आना, अब 28 या 29 है ना, बताएंगे कल, ठीक है। अब सारे देख के आना। जो हेड होता है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? गूगल करना, कहीं भी करना, एनसीईआरटी देखना, वहाँ पे देखना, ठीक है भाई। इसके बाद है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसमें दिखाता हूँ आगे, 1 मिनट रुकिए। ये वाली जो हड्डी है, दिख रहा है यहाँ पे, कैल्विकल, इसका एक क्वेश्चन याद आता है, ब्यूटी बोन कौन सी है? ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको, किसको? कैल्विकल।
क्लेविकल, क्लेविकल है बल्कि, जो क्लेविकल हड्डी है जो यहाँ पे होती है कंधे के ऊपर, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, है ना, ब्यूटी बोन। ठीक है, पता नहीं क्यों बोलते हैं, इसे सुंदरता दिखती है भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। कौन सी, क्लेविकल, कौन सी, क्लेविकल, क्लेविकल इज द ब्यूटी बोन। इसके बाद कुछ नहीं है, वैसे देख लो सारा सारा। एक ये है, एक आता जो एक्सियल सिस्टम होता है और अपेंडिकुलर है ना, एक एक्सियल होगा एक अपेंडिकुलर होगा, तो ये दो जगह जुड़ता है ना, दो जगह जुड़ता है। एक तो ये हो गया क्योंकि हमें पता है नीचे वाला कौन सा है हमारा, अपेंडिकुलर है, और ये ऊपर वाला क्या है, एक्सियल है। तो एक तो यहाँ पे जुड़ गया, एक ही यहाँ पे जुड़ेगा, है ना, ये वाले जो पार्ट हैं, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, एक ही यहाँ पे जुड़ रहा। दोनों हाथ किसका पार्ट, हमारा अपेंडिकुलर का है ना, दोनों जो हैंड्स है किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर का, दोनों लेग्स किसका है, अपेंडिकुलर का, और ये बीच में क्या है, एक्सियल। तो यहाँ पे जो जोड़ने का काम करते हैं उनको बोलते हैं गर्डल, है ना। यहाँ पे जो एक वर्ड था जो स्टार्टिंग में आपने नोट करा था जब देख रहे थे, तो यहाँ पे लिख रखा है गर्डल, ये दिख रहा है ये। तो ये गर्डल्स का काम क्या है, जोड़ने का काम। दोनों अपेंडिकुलर और एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, गर्डल। तो ये दो गर्डल होती हैं, कौन कौन सी, एक पेल्विस गर्डल होती है, एक होती है स्कैपुला, ये दिख रहा है यहाँ पे कई जगह स्कैपुला की बजाय आपको मिलेगा शोल्डर गर्डल, है ना। इसको शोल्डर गर्डल भी लिखा मिल सकता है, कहीं पे शोल्डर गर्डल मिलेगा, नहीं तो इसका नाम है स्कैपुला। जो स्कैपुला है ये जोड़ने का काम कर रही है बेसिकली, है ना। इसके अलावा यहाँ पे है, इसमें दे रखा है, ये रहा पेल्विक गर्डल, है ना। दो गर्डल हैं, एक हो गया पेल्विक और दूसरे है हमारी स्कैपुला। स्कैपुला गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल लेग्स के साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है और हैंड्स के साथ जोड़ने के लिए कौन सी है, स्कैपुला। याद रहेगा, दो गर्डल कौन कौन सी हैं, स्कैपुला, स्कैपुला और पेल्विक, स्कैपुला एंड पेल्विक। ठीक है, ये वाले ब्यूटी बोन है, क्लेविकल। ठीक है भाई, और कुछ है नहीं आपका। अच्छा, एक चीज़ ये और नोट कर सकते हैं आप, नोट करना चाहें तो, बीमारी वैसे आपको पता ही है, दो हड्डियों की जो बीमारियां होती है कौन कौन सी हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, है ना। ये पता है वैसे, जब हमने विटामिन कर रहे थे तो वहाँ पे आते रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, दोनों किसकी बीमारी हैं, हड्डियों की हैं। बच्चों की कौन सी इसमें, रिकेट्स बच्चों की बीमारी है और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स की है। बड़ों की बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया, है किस चीज़ की बीमारी है, हड्डियों की है, बोन्स की। किसकी कमी से होती है वैसे, विटामिन। दोनों बीमारियां चाहे ऑस्टियोमलेशिया हो या रिकेट्स हो, किसकी कमी से होती हैं, विटामिन डी। अगर विटामिन डी ऑप्शन में ना हो तो कैल्शियम या फास्फोरस हो तो वो भी कर देना, है ना। अगर विटामिन डी ऑप्शन में हो ही ना, है ना, क्योंकि हड्डियां किसकी बनी होती है भाई, कैल्शियम और फास्फोरस। तो विटामिन डी जो हेल्प करता है यही बनाने में हेल्प करता है, कैल्शियम और फास्फोरस, याद रहेगा। तो विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम और फास्फोरस लगा देना। इसके अलावा जो यहाँ पे इतना सारा जो ये ऑस्टियो जो वर्ड है ना, एक दिख रहा है ऑस्टियोलॉजी, किसकी स्टडी होगी, बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। तो ये भी ध्यान रखना, जहाँ भी ऑस्टियो वर्ड हो ना हमेशा, जैसे हेप्टा हमने पढ़ा था, हेप्टा किसके लिए यूज करते हैं, हेप्टालॉजी किसकी स्टडी है, न्यूरोलॉजी किसकी स्टडी है, न्यूरोलॉजी किसकी है भाई, ब्रेन की। और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किसकी है, किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजी। और हेप्टोलॉजी किससे बना है, ओह माय गॉड, हार्ट कहाँ से आ गया। हेपेटाइटिस सुना है, हेपेटाइटिस याद कर लो, है ना। हेपेटाइटिस में क्या यूज होता है, यही यूज होता है हेप्टा। हेपेटाइटिस की बीमारी पता है किस चीज़ की है, उसका भी नहीं पता, नहीं पता भाई। हेपेटाइटिस किसकी है, लीवर की, है ना। हेपेटाइटिस किसकी है, लीवर की। हेपेटाइटिस ए बी सी ये सुने होंगे आप लोगों ने, सुने तो होंगे बट वही ये पता नहीं किसका, हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? लीवर की। जो हेप्टा जो वर्ड होता है ना वो हम यूज करते हैं लीवर के लिए, तो हेप्टालॉजी भी किसकी स्टडी होगी? लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं भाई? हेप्टालॉजी। हेप्टालॉजी। कार्डियोलॉजी किसकी है? हार्ट की स्टडी को कहेंगे कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर होगा कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट। ऑस्टियोलॉजी किसकी स्टडी होगी? बोन्स की, है ना। तो इनकी सेल्स को, जैसे ऑस्टियोलॉजी है तो इसकी सेल्स को कहेंगे ऑस्टियो, जैसे अगर ये करना हो गया तो ऑस्टियोसाइट्स मिलेगा आपको, कहीं पे दिखेगा ना ऑस्टियोसाइट। अगर आपको पूछे बोन्स कौन सी सेल्स की बनी होती हैं, जो हड्डियां होती हैं किन सेल्स की बनी होती है, उनकी सेल्स का क्या नाम आएगा? ऑस्टियोसाइट। क्योंकि जो साइट होता है किसके लिए यूज करते हैं? जो साइट वर्ड है ना। साइटोलॉजी क्या होती है? कोशिका की स्टडी को, सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो ये जो साइट होता है ना वही है। ऑस्टियो हो गया बोन, साइट हो गया कोशिका, सेल। तो बोन्स की सेल तो वो क्या हो जाएगी? ऑस्टियोसाइट है ना। ये भी ध्यान रखिए, ये कुछ टिपिक जो वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। साइटो जो वर्ड होता है किसके लिए यूज करते हैं हम? कोशिका के लिए। और साइटोलॉजी किसकी स्टडी हो जाएगी? सेल्स की स्टडी को क्या कहेंगे भाई? साइटोलॉजी। और टिश्यू की स्टडी क्या है? जो उत्तक होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? आ रहा है याद? हाँ, क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। जो कोशिका के बाद कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उस उत्तक की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कोशिका स्टडी को साइटोलॉजी, बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, लीवर की स्टडी को हेप्टोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी, है ना, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी। नोट कर लिया? ऑस्टियोलॉजी इंपॉर्टेंट था, इसमें ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स था, और विटामिन डी से आपको पता है विटामिन डी की कमी से ये होता है। हो जाएगा भाई? ठीक है, इतना ही। एक ये और नोट कर लो, ये वाला भी ना, ये पूछ लेते हैं कई बार, बीएमडी टेस्ट क्या होता है? ये सीधा सीधा ऐसे आएगा, बीएमडी टेस्ट किसके लिए होता है? जैसे आपने देखा था ईसीजी, है ना, ईईजी। ऐसे ही जो हड्डियों का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं बीएमडी। बीएमडी फुल फॉर्म क्या? बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट। हड्डियाँ खोखली होने लग जाती हैं, हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं, चूर चूर हो गए, टूट ही जाएंगी, तो हड्डियों की डेंसिटी मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? बीएमडी, बोन मैरो डेंसिटी। डेंसिटी मतलब उसकी कितना सॉलिड हवा चीज़ है ना। डेंसिटी ज़्यादा हाई होगी तो ज़्यादा सॉलिड होगा, जब डेंसिटी कम होने लग जाएगी इसका मतलब हड्डियों में दिक्कत है। तो बीएमडी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हड्डियों के लिए। ईसीजी किसके लिए करते हैं? हार्ट के लिए। और ईईजी ब्रेन के लिए। क्या थी फुल फॉर्म ईईजी की? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। और ईसीजी की क्या थी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। याद है? वेरी गुड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, 20 अक्टूबर और ये सब इतना ही, ये हड्डियों का और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये यहाँ पे अलग से क्लियर दिखा रखा है, ये स्कैपुला है ना, जोड़ने का जो काम कर रही है, और ये क्या है? हमारी पेल्विक गर्डल है। दोनों गर्डल दिखा रखी है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये वाली हड्डी दिखा रखी है जो बैकबोन होती है ना, वो बैकबोन है। इसमें ही पूछ ले कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें 33 होती हैं, है ना। इसमें भी ऐसे आता है, बच्चों में 33 होती हैं, बड़ों में 26 होती हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना, जो पीछे वाली जो बैकबोन होती है, बैकबोन में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 33 बच्चों में। लेकिन बड़े में कितनी होती हैं? जो एडल्ट हो जाती है उसमें कितनी होती है भाई? 26। याद रहेगा। और इसी बैकबोन में से अगर आपको याद हो, जब हमने न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, इसी के अंदर से क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड। इसी के अंदर से आती है, इसी के बीच में से, यहाँ बीच में खोखला होता है, उसी के बीच में से क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड है। और उसमें कितनी नर्व थी? याद हो दो। स्पाइनल नर्व में कितनी नर्व थी? 31 थी। और क्रेनियल में वो कितनी थी? 12, है ना।
जो क्रेनियल नर्व की बात करें, नर्व नसें, नसें कितनी थी 12 थी, और ये कितनी थी 31। हड्डी कितनी है 33 है ना, जो पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डी कितनी है 33, बच्चों में और बड़ों में 26। याद रहेगा। यहाँ कुछ है इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, और अगर नोट करना चाहिए, हालांकि पूछते नहीं है, जो हाथ पैर, जैसे हाथ में कितनी हड्डियाँ 30 होती है ना, कोई से में आ जाए हाथ में कितनी है 30 है, दूसरे हाथ में कितनी है 30 है, पैर में कितनी है 30 है, तो टोटल हाथ पैरों में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी 120 हो जाएंगी। ठीक है भाई, टोटल 30 30 30 30। स्टेपिज आपने नोट कर ली है। स्टेपिज कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी है, फीमर क्या है सबसे बड़ी हड्डी है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वैसे पहले भी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का वो क्या है एनेमल। एनेमल क्या है हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी, और कहाँ पे होता है ये एनेमल, कहाँ होता है ना, दांतों में होता है। जो दांत के ऊपर की जो होती है ना कवरिंग, वो किसकी बनी होती है एनेमल के। हार्डेस्ट पार्ट क्या है हमारी बॉडी का एनेमल है, और ये कहाँ पे होता है दांत के ऊपर होता है, और बना किसका होता है ये कैल्शियम और कैल्शियम फास्फोरस का ही, मैग्नीशियम का होता है। वैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जैसे कह रहे हैं ना कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम फॉस्फेट है ना, तो मैग्नीशियम भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कैल्शियम होता है और साथ में क्या होता है, देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम में फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम में फॉस्फेट। यहाँ पे करा देखो 29 दे रखी है, यहाँ पे टोटल जो हड्डियाँ दे रखी है सिर में 29 दे रखी हैं, खोपड़ी में लिख रखी है, बल्कि यहाँ तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। खोपड़ी में कितनी होती हैं वैसे 8 ही होती हैं। ठीक है, हो गया, ये ख़त्म हो गया चैप्टर। ये कौन सी है, ये कौन सी हड्डी है याद है, ये कौन सी है स्टर्नम है ना, कौन सी है स्टर्नम हड्डी है, जो किसको जोड़ेगी रिब्स को। रिब्स, ये रिब्स अलग से क्लियर देखो यहाँ पे दिख रही है बढ़िया, इसी के अंदर हमारा हार्ट सेफ है, इसी के अंदर लंग्स सेफ है ना, फेफड़े वगैरह इसी के अंदर होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे वो दिख रहा है पेंडिकुलर, जो बाकी बचा है पेंडिकुलर, ये कौन सा है एक्सियल है, ये आपको पता है, ये मैंने बता दिया। वैसे यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ दिखा रखी है। लिगामेंट्स का क्या काम है BBL, बोन से एक हड्डी ऊपर की है, ये मान लिया पैर की हड्डी मान लो, एक हड्डी ऊपर पैर वाली है, एक नीचे है, इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, दोनों हड्डियों को जोड़ रहा है, ये क्या है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का काम है, दो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है लिगामेंट्स। ठीक है, और ये जो बाहर जो मसल्स होते हैं, फिर मसल्स के लिए क्या आ जाएगा, बोन्स के साथ जो मसल्स होगी उनके लिए क्या आएगा भाई टेंडन्स। दिखा रखा है यहाँ टेंडन, यही है ना, ये दिखा रखा है, जैसे मसल्स दिखा रखी है, ये टेंडन्स दिखा रखे हैं, ये जैसे हड्डी से जुड़ गया, हड्डी से ये बाहर मसल्स दिखा दी, जो रेड कलर में ये मसल्स है, इनको जोड़ने का, ये बोन्स होगी, बोन्स से मसल्स को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं टेंडन्स। और एक इंपॉर्टेंट ये भी था जो हमने पढ़ा था कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, जस्ट एक है ना फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए होता है, दो हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, उनके रगड़ को बचाने के लिए थोड़ा सा तेल टाइप होता है, फ्लूइड होता है, ग्रीस का काम करता है, वो क्या होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जो दो हड्डियों के बीच में होता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो ये तेल खत्म हो जाता है, तो हड्डियों में फिर क्या होने लग जाएगा, जोड़ के दर्द शुरू हो जाएंगे, पेन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हड्डियां भिड़ने लग जाएगी। लेकिन हमारी हड्डियां क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि बीच में क्या होता है कार्टिलेज, ग्रीस होता है ना, जैसे गाड़ियों में भी ग्रीस नहीं डालते भाई, सर्विस कराते हैं, तो ऐसे ही है ये, तो ये कार्टिलेज बनता रहता है। ये है भाई ओवरऑल, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ, इसके बाद थैंक्स है। ठीक है, धन्यवाद। छोटी क्लास है, और करा दें और करा दें आगे। आर यू श्योर?
अच्छा, वेरी गुड। हड्डियों का वैसे इतना था, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये होता है छोटी हड्डी कौन सी है, बड़ी कौन सी, और कितनी हड्डियाँ होती हैं। थोड़ा बहुत लिगामेंट्स का पता होना चाहिए, टेंडन्स का पता होना चाहिए। हड्डियाँ किस चीज़ की बनी है, कैल्शियम और फास्फोरस की। एनामल इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था उसमें। बाकी मैंने ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखे कि अपेंडिकुलर और ये सब एक्सियल या ऐसा कुछ नहीं आता। जस्ट वो आपकी नॉलेज के लिए है कि 2 पार्ट होते हैं, बस इतना ही है। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं सिंपल यही आते हैं जो बताएं। तो ये ओवरऑल हमने लगभग वैसे सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिए हैं, है ना। इसके बाद पढ़ लें, इसके बाद जस्ट इसको कुछ पार्ट करेंगे, आगे पूरा नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि मेरे पास अगर देखा जाए तो 15 मिनट और हैं, 10-15, हाँ 11-15 तक रहती है ना, 11:15 तक रहती है ना ये क्लास। हाँ जी, करें स्टार्ट। देखो ग्लैंड्स क्या होती है, किसी को पता है वैसे? ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ग्रंथि, है ना। ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि। अब पता नहीं इसका नाम ग्रंथि क्यों, वैसे ग्रंथ तो अलग ही होते हैं ना। ग्रंथ सुने आपने, है ना। ग्रंथ और रामायण महाभारत ये भी ग्रंथ ही होंगे, पर ये क्या ग्रंथि पता नहीं क्या है, जो भी है कैसे ग्रंथ है ये। ग्लैंड्स जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, 2 क्या भी 3 तरह की होती हैं। ग्लैंड्स या ग्रंथि होती हैं, इनका मेन जो काम होता है ना, शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ये लिक्विड बनाएंगे ना, लिक्विड सा जनरेट करेंगे, रस निकलता है। ग्रंथियों से क्या निकलेगा भाई? एक लिक्विड निकलेगा, रस निकलेगा, जूस निकलेगा। लेकिन उस जूस में डिपेंड करता है कि क्या निकलेगा, है ना। उसमें कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है सोना चांदी निकलेगा, मतलब शरीर के काम की चीज़ निकलेगी। या तो निकलेंगे एंजाइम्स या निकलेंगे हार्मोन, 2 चीज़ें निकलेंगी। या तो क्या निकलेंगे? एंजाइम या निकलेंगे हार्मोन। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ग्रंथि बनाती हैं, या इधर एंजाइम और हार्मोन्स, ठीक है। या तो क्या बनाएंगे? एंजाइम्स या बनाएंगे हार्मोन्स। एंजाइम्स के बारे में अगर आपको याद हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, बहुत सारे एंजाइम निकले थे। याद है किसी को? कुछ एंजाइम के नाम बता सकते हो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आए थे, जब हमने पाचन किया था, डाइजेस्ट किया था खाना, तो उसमें मुंह से स्टार्ट हो गया था, पेट में भी निकले थे। कौन कौन से हैं? पेप्सिन, हाँ HCl, रेनिन और हाँ ट्रिप्सिन, अमाइलेज, हाँ याद है, और टाइलिन, और है ना, बहुत सारे एंजाइम निकले थे। ये सारे एंजाइम किस में निकले थे? डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम निकले। सबसे पहला मुंह में निकला था टाइलिन या एमिलेज, जो लार से निकलता है। लार मतलब लार ग्रंथि, लार मतलब लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? टाइलिन या एमिलेज नाम का एंजाइम निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, अगर याद हो तो। उसके बाद हमारे पेट में जाता है खाना, वहाँ से 2 निकलते हैं, जिन्होंने बताया पेप्सिन और रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन हमारी कौन सी ग्रंथि बनाती है? जठर ग्रंथि। ग्रंथि मैं वही कह रहा हूँ, ग्लैंड बनाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है? पेप्सिन और रेनिन बनाती है, एंजाइम बने हैं ना। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फिर पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, है ना। अग्नाशय से मैंने कहा था ट्रॉली निकलती है ना। ट्रॉली के नाम से बताया था, ट्रॉली में आता ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपेज, है ना। याद है ये थोड़े बहुत? ट्रॉली बताई थी कि ट्रॉली के नाम से 3 एंजाइम लगते हैं, TR से ट्रिप्सिन, A से एमिलेज और LI से लिपेज। और उसके बाद छोटी आंत से मैंने बताया था 5 एंजाइम निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से 5 एंजाइम निकलते हैं स्मेल के नाम से। ऐसे नाम नहीं बताया था आप लोगों को, लेकिन स्मेल स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर सकते हो स्मेल, जिसमें मैंने बताया था 5 निकलते हैं। सुक्रेज था, माल्टेज था, इरेप्सिन था,
लैक्टेज था, लिपेज था, ये 5 एंजाइम निकलते हैं। बट यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि जो ग्रंथियाँ होती हैं या तो बनाती हैं एंजाइम या बनाती हैं हार्मोन, या तो बनाती हैं एंजाइम या बनाती हैं हार्मोन। एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं? फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा, बताइए जो एंजाइम होते हैं वो फैट्स के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, विटामिन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स के। तो एंजाइम्स आ जाए या हार्मोन्स आ जाए, दोनों किसके बने हैं? दोनों किसके बने हैं भाई? प्रोटीन्स के बने होते हैं। दोनों किसके हैं? प्रोटीन्स के हैं, एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी। तो एंजाइम्स हमने देखा, अभी तक देखा जाए तो एंजाइम्स तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पढ़े हैं ना। इसके अलावा अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो इसका मतलब हमारी जो ग्लैंड्स होंगी वो 3 तरह की होगी। 3 तरह की कौन कौन सी होंगी? एंडोक्राइन, मिक्स्ड और एक्सोक्राइन। अब फ़र्क क्या है इनमें? जो एंडोक्राइन है ये तो बनाती है हार्मोन। ये ध्यान रखना, आपसे पूछेंगे हार्मोन्स कौन सी ग्रंथियाँ बनाती हैं, तो वो कौन सी बनाती हैं? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन को हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ये अंतःस्रावी है तो ये क्या हो जाएगी? बाह्य स्रावी ग्रंथि। ये कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये कौन सी है? मिक्स्ड है, मिश्रित, मिक्स्ड या मिश्रित। तो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी हमारी, मिक्स्ड होगी, मिश्रित होगी, और कौन सी होगी? बाह्य। अब मैंने ये बता, जो एंडोक्राइन है या अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्या बनाती है? हार्मोन। और ये क्या बनाती है? एंजाइम। ठीक है, ये नीचे का नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना नोट कर लो कि 3 तरह की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स। ये बाद में देखना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए एंडोक्राइन अंत ये क्या बनाती है? हार्मोन। ये बनाती है एंजाइम, और ये क्या बनाएगी? एंजाइम भी और हार्मोन भी, तभी ये मिश्रित है। मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि ये दोनों बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। सिंपल है। तो ग्रंथि जो होती हैं बेसिकली इनसे क्या निकलता है? थोड़ा सा लिक्विड टाइप का रस निकलेगा, उस रस में या तो एंजाइम निकलेंगे या हार्मोन निकलेंगे। एंजाइम जो निकलेंगे वो भी ऐसे किस में निकलेंगे? एक्सोक्राइन में। और हार्मोन किस में निकलेंगे? एंडोक्राइन में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है उसमें दे रखा है वैक्स। वैक्स मतलब जैसे कान में वैक्स होता है ना, कान में थोड़ा वैक्स आया, जैसे घुघू हटा, ऐसे कुछ कहते हैं ना भाई, जो भी क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी मैल सा आ जाता है वो वैक्स होता है ना। वैक्स कई बार डॉक्टर पे जाते हैं तो वो साफ भी करवा गए थे, तो वैक्स निकालता है। स्वेट हो गया, लैक्रिमल हो गया, मिल्क हो गया, स्लेवरी ग्लैंड हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है? हमारी एक्सोक्राइन है ना। पसीना निकलना, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है? एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि। तो पसीने की ग्रंथि से क्या निकल गया? पसीना। लैक्रिमल ये आ जाता है कई बार, जो लैक्रिमल है, लैक्रिमल है, जो लैक्रिमल है, ये वाली जो ग्लैंड होती है इससे निकलते हैं जो आंसू की ग्रंथि होते हैं ना, जिससे आंसू निकलता है आंखों में से। ठीक है, आंख से जो आंसू आते हैं वो कौन सी ग्लैंड से आते हैं? लैक्रिमल। मैं तो इसको लैक्रिमल ही करता था, लैक्रिमल, याद रहेगा है ना। लिक्विड निकला है नहीं निकला भाई, है ना। आंख से क्या निकला? एक लिक्विड निकला, पसीना निकला, ये सारे के सारे क्या हैं? लिक्विड सा निकलता है। लेकिन ये कौन सी हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब ये कहेंगे इनमें एंजाइम तो है ही नहीं, एंजाइम है इनमें? जो पसीना निकला इसमें कोई एंजाइम है? पसीने में कौन सा एंजाइम है? तो इसका मतलब इसमें एंजाइम भी हो सकते हैं और बिना एंजाइम की भी हो सकती है ना। लेकिन इनसे क्या निकलेंगे? केवल हार्मोन निकलेंगे। इनसे क्या निकलेंगे? हार्मोन है। क्योंकि हमने इसके अलावा एक्सोक्राइन में, अगर आपको याद तो मैंने पढ़ा, स्लाइवरी ग्लैंड है जो ये दे रखी। स्लाइवरी ग्लैंड में एंजाइम होता है नहीं होता भाई, है ना। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज या टाइलिन जो एंजाइम होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है,
लैक्रिमल मिल्क वाली ग्रंथि, जैसे बच्चे दूध पीते हैं, वो स्लाइवरी क्या होगी, लार ग्रंथि, जो लार बनती है वो क्या हो जाएगी, एक्सोक्राइन। याद रहेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के। इसके बाद हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड और इसमें दोनों में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस और है। क्या डिफरेंस है, इनमें होती है साथ के साथ जो ये वाली होती है, इनमें होती है नली, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डक्ट, और इनको कहेंगे डक्टलेस, बिना डक्ट वाली, बिना नली वाली। ये बिना नली वाली ग्रंथि होती हैं, ये नली वाली ग्रंथि होती हैं। अगर आप देखोगे पसीना जो निकलता है तो इसका मतलब जो पूरा पूरा क्या है कि नली लगी हुई है, उसमें से बाहर पसीना आ जाता है। होता है भाई ऐसा ही, है ना। जो छेद होते हैं, हमारी जो बॉडी है त्वचा, इसमें छेद हैं या नहीं है ना। उन होल से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो इनको चाहिए थोड़ी सी नली चाहिए जिसमें से चीज़ निकलेगी। जो भी इसने रस बनाया इन ग्रंथियों ने, उस रस को बाहर निकलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कि नली की, पाइप की, डक्ट की ज़रूरत है। इसलिए इनको ये वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं ये डक्ट वाली होती हैं, और ये होती हैं डक्टलेस। इंग्लिश में आएगा डक्टलेस, हिंदी में आएगा नली वाले ग्रंथि, है ना। ये नली रहित हैं, ये नली वाली ग्रंथि हैं। याद हो जाएगा पक्का, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड है, मतलब लार निकल रही है, इसका मतलब लार में भी जहाँ से लार निकलती है वहाँ पे क्या होगी, कि डक्ट होगी। उस डक्ट में से हमारा क्या निकलता है, लार निकलती है। और मिक्स्ड में क्या होगा, दोनों एंजाइम भी निकलेंगे और हार्मोन्स भी निकलेंगे। ठीक है, अभी एक बार दिखा रहा हूँ ग्रंथि कितनी है, एक बार देख लो, उसके बाद इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जस्ट ये दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ होती हैं ग्रंथियाँ। जो इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। बायोलॉजी में ग्लैंड्स के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। तो ये हमारी बॉडी के अंदर सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड दिखा रखी है यहाँ पे। कौन सी, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका मतलब ये जितने भी ग्रंथियाँ ये क्या बनाती हैं, हार्मोन्स। ये सारी क्या बनाती हैं भाई, हार्मोन्स बनाती हैं। और हार्मोन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है। हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, या तो प्रोटीन्स के बने होते हैं या दूसरा आता है स्टेरॉइड्स के। अभी हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन में आया भी हुआ था स्टेरॉइड के ऊपर ही। उसमें पूछ रखा था बताइए उनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है ना। एक तो प्रोटीन वाले हार्मोन हो गए। तो हार्मोन्स भी कितने तरह के हो सकते हैं, या तो प्रोटीन वाले हार्मोन या स्टेरॉइड। स्टेरॉइड सुना भी होगा आपने, है ना। जो एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, सुना है ये, है ना। स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो या तो प्रोटीन के होते हैं या स्टेरॉइड के। इस पे क्वेश्चन आया था, 4 हार्मोन के नाम दे दिए थे और ये पूछा था बताइए इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ध्यान रखना, जो हार्मोन्स होते हैं या तो प्रोटीन के बनते हैं या स्टेरॉइड के। अगर आपसे पूछे स्टेरॉइड किसके बने होते हैं, तो स्टेरॉइड्स भी किसके बने होते हैं, फैट्स के या लिपिड्स। मैं बार बार लिपिड वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको लिपिड याद हो जाए, है ना। फैट्स एक ही चीज़ है, लिपिड एक ही चीज़ है। फैट्स को ही दूसरा जो बायोलॉजिकल टर्म में हम लिपिड का यूज करते हैं, लिपिड्स। फैट्स और लिपिड्स के क्या बने होते हैं, स्टेरॉइड। याद रहेगा। तो हार्मोन्स 2 टाइप के, प्रोटीन और स्टेरॉइड। प्रोटीन वाले प्रोटीन से, स्टेरॉइड वाले किसके, फैट्स और लिपिड्स के। अब ये हार्मोन्स करते क्या है ना। देखो हमारा अगर एक्चुअल में, इसको बाद में करेंगे सारे के सारे, वैसे बता रहा हूँ। जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर मान लिया प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, उनके अंदर क्या नर्वस सिस्टम है, उनके अंदर कोई ब्रेन है, दिमाग है। एक पेड़ लगा रखा आपने, जामुन का, आम का, कोई पेड़ लगा रखा, क्या उसके अंदर ब्रेन है। कुत्ते के अंदर है, गाय के अंदर, है ना। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक ब्रेन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्रेन सिस्टम होता है या नहीं होता, नहीं होता। उनके अंदर होते हैं हार्मोन्स, जो वो अपने फंक्शन कंट्रोल करते हैं। वो किससे करते हैं, वाया हार्मोन्स। लेकिन इंसान के अंदर या एनिमल्स के अंदर दोनों होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है और साथ के साथ क्या होता है,
हार्मोन्स वाला होता है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी अपने आप में एक सिस्टम है पूरा पूरा। एंडोक्राइन क्योंकि अंतःस्रावी वाला है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम का काम है कंट्रोल करना, ऐसे ही इसका काम भी क्या है? नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है भाई? सारे के सारे आपके फंक्शन कंट्रोल करना, जिसमें आपने देखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके चाहे वो ऑटोनोमिक वाले थे या वॉलेंट्री वाले थे, याद है ये, है ना? वॉलेंट्री कोई सोचना, लिखना, पढ़ना, ये सारे क्या है? वॉलेंट्री। और जो अंदर ही अंदर हो रहे हैं रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, वो क्या है? हमारे ऑटोनोमिक है। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल फंक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है? उसके लिए हमारी बॉडी जनरेट करती है हार्मोन्स, और उन हार्मोन से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन हम देखेंगे कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल होते हैं। अगर प्लांट्स की बात करी जाए ना, तो उनमें केवल जो कंट्रोल होता है वाया किसके होता है? हार्मोन्स के। उनके अंदर केवल ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? मिसिंग होता है, वो क्रॉस होता है। नर्वस सिस्टम उनके अंदर होता ही नहीं है, केवल क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें हार्मोन निकलते हैं हमारे। ठीक है भाई, समझ में आ गए यहाँ तक? ठीक है, तो ग्लैंड्स के जस्ट नाम बता रहा हूँ कौन कौन से, बार देख लो। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, है ना? थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो थे। एक हाइपोथैलेमस था, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं श्लेष ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बारे में लगभग सब ने सुना होगा ना, थायराइड मोस्ट कॉमन है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, फिर क्या है? पैंक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस। ये सारी ग्लैंड हैं जो क्या बनाएंगी? हार्मोन्स बनाएंगी, जिनसे हमारी बॉडी के फंक्शन क्या होंगे? कंट्रोल होंगे। ठीक है, इसके बाद कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। समझ में आया भाई? है ना, ये जस्ट बेसिक था स्टार्टिंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ध्यान से करना, ये टॉपिक जब करेंगे ना, तो इसमें जितने भी हार्मोन्स बनेंगे वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।